नमस्कार, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का जी के FTII वी युवा की खास पेशकश में। आज 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट कुछ वैसा ही आया जैसा कि हमारे साथियों ने एक्सपेक्ट किया था। एग्जिट पोल में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गुजरात में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल सकता है और आज ये साबित भी हो गया। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस ने इस बार तगड़ी सत्ता बनाई है और 40 सीटों पर जीत हासिल की है। गुजरात की करें तो गुजरात में केसरिया रंग पूरी तरह से लहरा दिया गया है। पूरा गुजरात केसरियामय हो गया है। आज इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, बर्डिंग जर्नलिस्ट हैं हमारे। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सजल जी का। सजल जी के बगल में बैठे हैं सैफुल जी और सैफुल जी के बगल में मेघना जी। तो आज जो है सबसे बड़ा सवाल यही और सबसे बड़ी बात भी यही कि इतना प्रचंड बहुमत गुजरात में शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिशन 150 जरूर था लेकिन 156 सीटें सजल जी, उम्मीदें थी इतनी कि आ जाएंगी? देखिए, उम्मीदें तो कहीं ना कहीं थी भी और नहीं भी थी, पर इस बड़े चुनाव में देखने को मिला है AIMI और आम आदमी पार्टी का रोल, जिसने कांग्रेस की कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सीटें कटवाई हैं। जिस प्रकार से पिछली बार की तरह 2017 की तरह ना ही पाटीदार आंदोलन भाजपा को सामना करना पड़ा। सजल जी माफ करिएगा बीच में काटने के लिए। आपने कहा कि AIMIM और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे जो वोट्स हैं वो कटवाए कांग्रेस के। कितने वोट्स कटवा दिए? क्या सीधे 60 सीटों का ड्रॉप आ जाएगा? यानी पिछली बार 77 सीटें, इस बार आप 17 पे आके लटके हैं। और अगर सीट कटवाने की बात भी होगी तो आम आदमी पार्टी अगर कटवाएगी भी तो 5 सीटें मिली हैं उसको। 5 सीटें कैसे काट सकती है सीटें? बात की जाए गुजरात की तो उन सबसे बड़ा जीत है गुजरात में 1985 के बाद भारतीय जनता पार्टी 156 सीट लाई है। और सजल जी जैसा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष वोट बटा है, ये तो रियलिटी है, लेकिन AIMIM को 0.29% वोट ही मिले हैं। लेकिन इस पे बात ये भी करना चाहिए कि विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं बुना पाया और विपक्ष का वोट बटने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा हुआ इस इलेक्शन में। इसके और वहाँ पे प्रधानमंत्री का वो घर भी है और वहाँ के गुजरात के जनता बीजेपी की तरफ फिर से देखी, पिछले 27 सालों से चल ही रही थी। उसके बाद जी सैफुल जी, भारत में ऐसा होगा कि एक पार्टी एक राज्य में इतने साल राज कर रही है। 27 साल तक ऑलरेडी राज कर चुकी है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और एक बार फिर से सत्ता बनाने की दावेदारी पेश कर चुकी है। मेघना जी, गुजरात में जो चुनाव हुआ और जो ये नतीजे आए हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर आप क्या देखती हैं? गुजरात में जो चुनाव हुए हैं और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये है कि बढ़ चढ़ के बीजेपी ने प्रचार किया है, प्रचार प्रसार किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद गुजरात में उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, बार बार वो वोट लेने के लिए लोगों के पास खुद पर्सनली गए। उन्होंने पर्सनली लोगों से अपील की। जहां तक कि हम कांग्रेस और आपकी पार्टी को काटने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे थे कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। तो क्या इन सब के बाद ये सब जाहिर होता है कि मोदी मैजिक अभी तक गया नहीं है? मोदी मैजिक गुजरात में जाना अभी आप देख ही रहे हैं, रिजल्ट हम सब देख रहे हैं। मोदी मैजिक अभी गुजरात में जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब गुजरात हमारे प्रधानमंत्री का घर बन चुका है। वो पहले ही अपने आप को गुजरात में अपने आप को गुजरात का बेटा बताते थे और अब गुजरात ने भी उन्हें साबित कर दिया है कि वो गुजरात के बेटे हैं और गुजरात उनसे कितना प्यार करती है। जी, आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को कुछ यहाँ पे मैं स्टैट्स बताना चाहूंगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष 52.5% वोट हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस ने 27.2% वोट्स। बात करें 2017 की तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 49.1% वोट हासिल किए थे, तो वहीं कांग्रेस ने 41.4% वोट। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे कांग्रेस की जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें लगभग 14% की गिरावट आई है और वहीं भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3% का फायदा हुआ है। सजल जी, आप इस वोटिंग परसेंटेज को कैसे देखते हैं कि कांग्रेस को 14% की गिरावट का सामना करना पड़ा और बीजेपी जस की तस? देखिए, 14% गिरावट का सामना करने के लिए मैंने जो अनुमान लगाया उन अनुमान से 3 फैक्टर सबसे बड़े सामने आए हैं।
कांग्रेस का सीएम फेस स्पष्ट नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें भारत जोड़ो यात्रा। पूरी कांग्रेस गुजरात को छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई थी, ना उनने स्टार प्रचारक अपने गुजरात में भेजे थे। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर आपको सामने अलग ही दिखने को मिल रहा है, वो है 2017 में पाटीदार आंदोलन का कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था और इस बार उनके बड़े नेता हार्दिक पटेल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सैफुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में सभी नेता शामिल हैं, किसी ने गुजरात पर ध्यान नहीं दिया, क्या ये बात सच है? सजल भाई ने जैसे कहा कि सीएम फेस नहीं था, इससे मैं वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि हिमाचल में भी देखा जाए तो वहां पे भी कांग्रेस सीएम फेस नहीं उतारी थी, फिर भी वहां पार्टी जीत चुकी है। और दूसरी बात ये की जाए कि भारत जोड़ो यात्रा जब वहां कुछ इफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि 2017 का चुनाव देखा जाए तो राहुल गांधी और बड़े नेता बहुत एक्टिव कैंपेन कर रहे थे और वहां से पार्टी मजबूत न, इस बार ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सिलेंडर कर चुकी है इलेक्शन में और आम आदमी पार्टी जो है वहां पे एक अच्छा कर गई और एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। मेघना जी से मेरा सवाल, मेघना जी, सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की इस समय की सबसे बड़ी लीडर हैं, उनका गुजरात में ना पहुंचना, प्रचार प्रसार ना करना, क्या एक फैक्टर हो सकता है कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से पिटने का? जी, हम देख सकते हैं, हम इसे एक फैक्टर ज़रूर मान सकते हैं गुजरात में कांग्रेस के सीट घटने का, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आना कांग्रेस की सीटों में, क्योंकि हमने देखा, हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस सीटें जीत रहा था गुजरात में, कांग्रेस अपनी सीटों को आगे बढ़ा रहा था, पर इस बार के इलेक्शन में जिस तरह से एक तर्क मैं रखना चाहूंगा, जरा इसको समझिएगा। देखिए, गुजरात चुनाव से ठीक पहले, सैफुल जी, सजल जी, आप भी जरा सुनिएगा, गुजरात चुनाव से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का प्रमुख बनाना, चुनाव के बाद खराब प्रदर्शन, इसका ठीक रहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सर पर फोड़ देना। क्या ये एक रीजन था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ठीक गुजरात चुनाव से पहले बना दिया गया था अध्यक्ष, ताकि गुजरात चुनाव में हारने का जो भी दोष हो, जो कुछ भी हो, वो इनके सर पे डाल दिया जाए और बाद में एक बार फिर से ताजपोशी या तो राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी की कर दी जाए? ये एक फैक्टर हो सकता है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस के हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही गेम प्लान नहीं है जी। कांग्रेस एक सही गेम प्लान के साथ अगर आगे बढ़ती तो गुजरात में जिस तरह से वो सीटें जीत रही थी वो आज सरकार बना सकती थी, बिल्कुल। पर ना उन्होंने 2024 में जो वो भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है, ना उस पर वो सही से ध्यान दे पा रही है, ना गुजरात पे उन्होंने सही से ध्यान दिया। अगर इसी स्थिति के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रही तो ना सोनिया गांधी का नाम रह जाएगा, ना राहुल गांधी का नाम रह जाएगा और किसी के सर पे ठीकरा फोड़ने की तो बात ही नहीं रह जाएगी। सैफुल जी यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बात, आपने जो क्वेश्चन किया कि खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया चुनाव से पहले और उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, चाहे मतलब उनको रखा गया जो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि गुजरात में मोदी फैक्टर चला तो फिर हिमाचल में क्यों नहीं चला जी? फिर उस पर भी तो सवाल उठेगा। तो मल्लिकार्जुन का खड़गे, अगर मोदी फैक्टर चला है तो हिमाचल में क्यों नहीं चला? सजल जी, देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुछ मुख्य कारण सामने को देखने मिले हैं, जैसा कि सेब उत्पादकों की इस बार भाजपा से बहुत कहीं ना कहीं रुष्टता हो गई थी और 25 सीटें सेब उत्पादकों के हिस्से में आती हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका वो देखने को मिला। को इस समय बता दें कि एक बड़ी खबर है और हिमाचल प्रदेश, जी रुकिए जरा एक मिनट, पहले दर्शकों को कुछ खबर बता दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने ना अपनी 40 के 40 विधायकों को होटल रेडिसन में शिफ्ट कर दिया है। किस लिए? इसका रीजन आपको पता होगा, ताकि खरीद फरोख्त ना चल सके। और तो और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश वो तीसरा राज्य बना है जहां पे अब संघर्ष कर रही है कांग्रेस। एक समय पूरे देश पे अपना राज जमाने वाली कांग्रेस इस तरह 3 राज्यों में सिमट के रह जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। सजल जी, और देखिए, इसमें हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य कारण ये भी सामने आ रहा है, सेब उत्पादकों की उन्होंने पैकेजिंग सामान की बिक्री 12 से बढ़ाकर 18% जीएसटी लगा दी थी। दूसरा मुख्य कारण, उधर हिमाचल प्रदेश में बदलाव की परंपरा आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है।
तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर इसमें महंगाई और बेरोजगारी। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहाड़ी लोग हिमाचल के सेना में अधिक से अधिक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना से उनकी रुष्टता साफ दिखाई दी गई है। अग्निवीर योजना, यहाँ पे एक नया इन्होंने टर्म लाया है। सैफुल जी, क्या यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं था? क्योंकि हम जानते हैं पिछले कई वर्षों में 30 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो कि लगातार 2 बार शासन कर ले। हिमाचल में अगर देखा जाए तो गुजरात में बीजेपी ने हिमाचल में जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन वहाँ अंतर कलह, बीजेपी में 27 ऐसे मतलब नेता थे जो उनके खिलाफ ही लड़ रहे थे। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और दूसरी बात ये हिमाचल की जाए तो वहाँ पे कांग्रेस ने भी उतना एक्टिव नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट और प्रियंका गांधी ज़्यादा एक्टिव थी। गुजरात में उतना एक्टिव नहीं थी, ये भी फैक्टर है। और वहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया ओल्ड पेंशन। जी और क्योंकि वहाँ पे 2.25 लाख वोटर हैं कर्मचारी, तो उनसे भी ज्यादा फायदा हुआ है इस बार हिमाचल में। सैफुल जी वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले मेघना जी आपसे मेरा सवाल, हमने अपने एग्जिट पोल में ये साफ तौर पे बता दिया था कि जो 3 सीटें हैं, मंडी, शिमला और कांगड़ा, इन 3 सीटों पे जो भी पार्टी डोमिनेट करेगी वो ले जाएगी हिमाचल प्रदेश को, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी, हमने हम पूरी युवा की टीम ने पहले ही जो एग्जिट पोल में हमने बताया था, हमने जो रिजल्ट्स दिए थे, हमने जो आंकड़े बताए थे, जहां कि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें, हमारे रिजल्ट्स और जो रिजल्ट्स आए हैं, जो रिजल्ट्स आज आए हैं वो सेम ही है। हमने गुजरात में भी जो सीटें बताई थी 140 सीट बीजेपी की हमारे एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, और हमने देखा कि बीजेपी ने उससे बढ़कर उससे बेहतर भी किया, उन्होंने और ज्यादा सीटें ली, उन्होंने अपने आंकड़े को, उन्होंने अपने 150 के आंकड़े को पूरा किया। और मुझे ये लगता है इसमें एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश के ऊपर दर्शकों को एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में बात करें साल 2017 की, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग परसेंटेज मिली थी वो थी 48.7%। जी 48.7%, और कांग्रेस को मिली थी 41.6%। और बात अगर इस साल की करें तो इस बार के इलेक्शंस में बीजेपी को 43% वोट मिले हैं और कांग्रेस को महज इससे 0.9% ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिली हैं। सजल जी, इतने छोटे मार्जिन से कांग्रेस का जीतना और इतने ज्यादा वोटों पे इतना क्लोज फाइट होना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है लोग बाग, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, ये तो मानना पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी है ही। अभी देखने को मिली लगातार पिछले कई चुनावों से हमने देखा है कि 2 बार लगातार पार्टी सरकार नहीं बना पा रही। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जी एक भाजपा का एक फेस देखने को मिलता है। हमेशा से तो योगी और मोदी जैसे सख्त नेता देखने को मिलते हैं। लोग बागों का मानना यह भी है हिमाचल के कि जयराम ठाकुर उतने सशक्त व्यक्ति, उतने सशक्त व्यक्तित्व वाले नेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे भी बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज गिरा। और एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, जैसा कि उधर ठाकुरों से इंटरनल विवाद चल रहा है, तो उस इंटरनल विवाद को चलते कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। सैफुल जी, हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी रहती तो लोगों को क्या नुकसान होता? मतलब नुकसान क्यों होता? क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो जाती, लोगों को तो फायदा मिलना चाहिए था, फिर लोगों ने वहां पे बीजेपी को क्यों नकार दिया, क्यों दरकिनार कर दिया? अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहाँ पिछले 30 सालों से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, और वहाँ के लोग, आपने जो ये क्वेश्चन, सैफुल जी, जेपी नड्डा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है ना, वो भी हिमाचल प्रदेश से हैं। फिर भी हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा और बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। क्या फैक्टर्स आप देखते हैं इसमें? ये फैक्टर भी देखा जा सकता है कि वहाँ पे अंतरह कलह भी था, और शायद वहाँ के लोगों ने काम पे वोट किया। इस बार का मुद्दा भी यही था, ओल्ड पेंशन था, अग्निवीर का जो मुद्दा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लोग आर्मी में रहते हैं, तो वहाँ पे अग्निवीर मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दा थे, और यूसीसी मुद्दा था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यूसीसी का मुद्दे को उतना भुना नहीं पाई, क्योंकि हिमाचल, गुजरात में देखें तो वहाँ पे तो
प्रचंड बहुमत के साथ आ गई, लेकिन हिमाचल में देखें तो वो फैक्टर नहीं चला। तो क्या यूसीसी एक फैक्टर है जिस वजह से गुजरात में प्रचंड बहुमत आ गई और हिमाचल प्रदेश में डूब गई सरकार? नहीं, अगर गुजरात इलेक्शन को देखा जाए और हिमाचल इलेक्शन को देखा जाए तो एक तरह से आप नहीं देख सकते, क्योंकि मतलब मैं ये कहूं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने वो एफर्ट्स नहीं किए जो गुजरात में किए। नहीं, एफर्ट्स तो किए थे, वहां पे भी एक्टिव थे, लेकिन गुजरात में ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वहां पे भी तो एक्टिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास। मेघना जी, गुजरात में बीजेपी ने एफर्ट्स किए, हिमाचल में भी एफर्ट्स किए, कहां कमी रह गई? हम देखेंगे कि बीजेपी और हम गुजरात और हिमाचल की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी 27 सालों से गुजरात में उन पार्टी में बनी हुई है, गवर्नमेंट में बनी हुई है, और हिमाचल प्रदेश में लगातार एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने को मिल रही है, लगातार हमें देखने को मिल रही है। तो वहाँ के लोग एक पार्टी पर अपना भरोसा नहीं जता पा रहे क्योंकि उन्हें वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। उनका भरोसा जीतना शायद अभी किसी भी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो एकदम ठोस शब्दों में कहा था कि इस बार आएंगे तो हमें। जी, भारतीय जनता पार्टी ने ठोस शब्दों में इसीलिए कहा क्योंकि वो अभी उनकी पार्टी बहुत राज्यों में आ चुकी है, उनकी सरकार पूरे देश में बनी हुई है, तो उनका ये कॉन्फिडेंस होना लाजमी है क्योंकि वो जिस स्ट्रैटेजी के साथ किसी भी स्टेट में लड़ते हैं, जिस पार्टी गेम प्लान के साथ वो चलते हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है। सजल जी, एक पॉइंट आपसे लेना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश की बात की इन्होंने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलमोस्ट बन रही है, तो ये कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, किस कैटेगरी में आप डालेंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, इसे कॉन्फिडेंस कहना लाजमी होगा, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते इसे बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस एक टाइम पे कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में बहुत सी पार्टियों को आया, जैसा कि हाल आज कांग्रेस का है, वो सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी पार्टी जेपी नड्डा जैसे अध्यक्ष, उस पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस मुझे तो नहीं लगता कहीं से लेकर कहीं तक। सैफुल जी, यहाँ पे बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में 5.7% कम वोट्स मिले हैं। ये जो वोट्स गिरे हैं, ये कौन से समुदाय के हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? पहली बात, यहाँ बात की जाए तो 43% मात्र वोट मिले हैं बीजेपी को, और वहीं पे कांग्रेस को देखा जाए तो वहीं 9% वोट मिले हैं जी। तो इसका फैक्टर ये भी हो सकता है, या वहीं पर मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि जो ओल्ड पेंशन का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, वहाँ पे वोटर देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी 2.55 लाख हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और वहाँ पे जो सेब व्यापारी हैं वो भी हैं, तो बहुत सारे मुद्दे थे। और कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव जीतना अहम था, क्योंकि उत्तर बेल्ट में देखा जाए तो बहुत दिनों बाद कांग्रेस ने अपना यहाँ सरकार बनाया है, उनके लिए भी अस्तित्व का सवाल था। और इस बार देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में फिर भी वहाँ पे सीएम के लिए भी लड़ाई है कांग्रेस में खुद, अब उसको पार्टी कैसे हैंडल करती है वो भी देखना होगा। सजल जी, हमने मंडी, कांगड़ा और शिमला को लेकर ये बात पहले कही थी कि इन तीनों पार्टियों पे जो रूल करेगा वो हिमाचल प्रदेश को रूल करेगा, और इस बार ये रूल कांग्रेस की पार्टी करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो क्या ये हमारे एग्जिट पोल्स सही हुए हैं या फिर बीजेपी की नाकामी है? देखिए, ये हमारे एग्जिट पोल हम लोगों ने बिल्कुल पुख्ता रिसर्च के साथ, प्रूफ रीडिंग के साथ बनाए थे, तो हमारे एग्जिट पोल कहीं ना कहीं खड़े उतरे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी की नाकामी भी है, नाकामी बोल सकते हैं इसे बीजेपी की नाकामी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जी। यहाँ पे मेघना जी का हाथ उठ रहा है, मेघना जी बोलना चाह रही हैं कुछ? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, मुझे ये लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ने के लिए, जैसे बीजेपी सरकार में है और भी बहुत सारे जगहों पे सरकार में है, तो उन्हें एक अच्छे कॉम्पिटिटर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस अगर एक अच्छे कॉम्पिटिटर, अच्छे ऑपोजिशन की तरह सामने नहीं आती है, तो जिस तरह आपने अभी कहा कि बीजेपी हर राज्य में अपनी सरकार कायम कर रही है, तो ये एक वन साइडेड गेम हो जाएगा। पूरे देश के लिए ये एक मुद्दा बन जाएगा कि बीजेपी जो चाहेगी वही करेगी, तो इसलिए हमें लगता है कि एक ओपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए ठीक है, अब हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए हम आखिरी कमेंट्स लेंगे। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि साल 2024 का चुनाव ऑलमोस्ट आने वाला है, और ये एक टाइप से उसके लिए प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले सजल जी,
तो सजल जी, 2024 का जो चुनाव आने वाला है, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन देखा जाए तो उसमें वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है या फिर और अच्छा करने की जरूरत है? देखिए, जैसा देखा जाए भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। मिशन 150 पूरे तरह से गुजरात में कायम हुआ और हिमाचल प्रदेश मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं उनके लिए हार का सौदा रहा। जी, हिमाचल प्रदेश हार का सौदा नहीं रहा। महज 5% की, लगभग 5.7% की वोटिंग की गिरावट देखने को मिली है। जी सैफुल जी, 2024 के इलेक्शन देखा जाए तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 10 सालों से तो इलेक्शन में है ही है, 2024 में अगर वहाँ जीत जाती है तो ये बहुत बड़ी मतलब ये है और उनका उपलब्धि है। मेघना जी। जी, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत अच्छे लीडर को सामने रखने की ज़रूरत है, एक नए चेहरे की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी एक नए चेहरे को सामने लेकर नहीं आती है या जो लीडर उसमें काम कर रहे हैं वो और बेहतरीन तरीके से सामने नहीं आते हैं तो हम जिस तरह से देख रहे हैं 2024 में हमें बीजेपी की सरकार एक बार दोबारा देखने को मिलेगी। सजल जी, हमने जैसा कि अपने एग्जिट पोल में ये आकलन किया था, हमारी पूरी टीम ने, वी युवा की टीम ने आकलन किया था कि गुजरात में 140 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। ठीक वैसा ही हुआ, 140 नहीं 150 के आसपास सीटें आई हैं। और क्या आप हमें पूरा इस बार आंकड़ा बता सकते हैं? देखिए रवि जी, गुजरात में भाजपा की 156 सीटें रहीं, आम आदमी पार्टी की 5 सीटें रहीं, कांग्रेस की 17 सीटें रहीं और वहीं पर अदर्स की 3 सीटें रहीं। अब हम बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, तो गुजरात में भाजपा की 52.5% रही, कांग्रेस की 27.3% रही और वहीं आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं 12.9% सीटें रही। और अब दूसरी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव की, तो वहां पर कांग्रेस की 40 सीटें रही, भाजपा की 25 सीटें रही और इंडिपेंडेंट की 3 सीटें रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी पैनलिस्ट का। वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य की टीम लगातार आपके लिए काम कर रही है। इस बार के एग्जिट पोल्स हमारे ऑलमोस्ट सटीक थे। हम ऐसे ही और एग्जिट पोल्स आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी पैनलिस्ट का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। सजल जी, सैफुल जी और मेघना जी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद जो आपने जुड़कर हमारे साथ ही देखा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य।